सुप्रभात बच्चों। हम इस चैप्टर के पहले अपवर्तन और अपवर्तनांक पढ़ चुके हैं। अब अपवर्तन पर हम देखते हैं कि और सारे क्या क्या कार्य होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरणें अपवर्तित होती हैं, जिसके आधार पर हम प्रकाश की किरणों का उत्क्रमणीयता पढ़ेंगे। आते हैं, मान लिया एक कांच का भाग है, मतलब एक माध्यम कांच का है जो सघन माध्यम है, और एक वायु है। तो माना वायु माध्यम नंबर 1 है और कांच माध्यम नंबर 2 है। कोई किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, मतलब विरल से सघन माध्यम में। चूंकि हम जानते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, और सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इस बात का ध्यान रखें। माना कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश के पश्चात, इससे पहले आप जानते हैं इसे हम आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित कर लेते हैं। आपतन कोण को I से और अपवर्तन कोण को R से। देखते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे से पहले माध्यम में अगर वायु के सापेक्ष कांच में, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का, या इसीलिए हम लिख सकते हैं ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन I बटा साइन R। दूसरी तरफ से देखते हैं तो सघन से विरल में जाने पर सेम कार्य यही होगा। ये इसके लिए आपतन कोण का काम करेगा, ये अपवर्तन का करेगा। ये इसके लिए अगर आपतन कोण का कर रहा है तो इसके लिए अपवर्तन कोण का है। तो अगर 2 से 1 में या G सापेक्ष A, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तब हम लिख देते हैं साइन R बटा साइन I। ये समीकरण नंबर 2 पर। अब हम देखेंगे कि 1 और 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। एक में वायु के सापेक्ष कांच का है, एक में कांच के सापेक्ष वायु का है। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि एक के विरोधी, मतलब ANG बराबर 1 बटा GNA, ये इसकी उत्क्रमणीयता है। अब दूसरा देखा है, जब कई माध्यम हो और उन माध्यमों से होकर कोई किरण गुजरे, समांतर पारदर्शी माध्यमों में, समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन
तीन माध्यम है, एक, दो, तीन। एक वायु है, एक कांच है और एक पानी है, जिनके इंडिकेशन मार्क हम लिख लें ए, कांच को जी से और पानी को डब्ल्यू से। तीन माध्यम बनाए, ये ए है, बी है, बी नहीं जी, और ये डब्ल्यू है। चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, प्रवेश करने के पश्चात ये वायु है ही है, तो इसी में प्रवेश करवा देते हैं। पर दो को लेकर के ही चलते हैं। ये ए है वायु, और ये जी, और ये पानी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो ये पहले माध्यम के लिए आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण R1। यही R1 इसके लिए आपतन कोण का कार्य करेगा, R1। दूसरे माध्यम में जाता है तो ये हो जाता है R2। फिर ये इस माध्यम में वायु में ही आ गया तो ये इधर हो गया, ये हो गया I1। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतन कोण I1, उसका अपवर्तन कोण R1। यहां जब समांतर किरणों का कोई भी रेखा काटे तो उस नियम के आधार पर ये हो गया आपतन कोण R1। यहां इसका अपवर्तन कोण R2, इसका फिर वायु में आ गया तो ये I1। अब हम इनकी सापेक्षता ज्ञात करते हैं। जैसे वह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन I1 बटा साइन R1। यहां से देखते हैं साइन I1 बटा साइन R1। अब दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का इससे और इससे लेंगे तो साइन R1 बटा साइन R2। फिर तीसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, ये तीसरा माध्यम है और फिर वायु में आता है जो पहला माध्यम है, तो इसके लिए इसका मान हो जाएगा अपवर्तनांक साइन R2 बटा साइन I1। इन सभी को समीकरण मान लें तो ये एक, ये दो और ये तीन। तीनों समीकरणों को गुणा करने पर, तीनों समीकरणों को गुणा करने पर आएगा साइन, इसको ले लेते हैं साइन I1 बटा साइन R2 गुणे साइन R1 बटा साइन R2 गुणे साइन R2 बटा साइन I। R2 को R2 से साइन I1 बटा साइन R1 को R1 और साइन R1
बटा साइन R2 बटा साइन I। तो साइन R1 से R1 को, साइन R2 से साइन R2 को, और साइन I1 से साइन I1 को काट देंगे तो बचेगा 1। अतः तीनों की अपवर्तनांक समांतर माध्यम में, पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तीसरे माध्यम से होते हुए जब पुनः उसी माध्यम में आते हैं तो उसका अपवर्तनांक पूर्ण रूप से 1 होता है। दूसरा चलते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है, हम एक बात ये भी बताए थे पीछे कि सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हटता है और विरल से सघन में जाने पर अविलंब के नजदीक आता है। मान लिया ये एक सघन माध्यम कांच G है और ये Y है, कोई किरण आ रही है तो वो क्या करती है, इससे न जाकर के अविलंब से दूर हट जाती है। अगर यही कोण यहां आपतन कोण I और यहां अपवर्तन कोण R है, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए। जैसे यहां लाए तो ये यहां हो गया, यहां लाए तो ये यहां हो गया, यहां लाए तो ये सतह से ही होकर गुजर जाता है। तो सीधे शब्दों में कहें, जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर धीरे धीरे उसके अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, 90 अंश, तो इस स्थिति को क्रांतिक कोण कहते हैं और जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन में आप इसकी पूर्व वीडियो में देखते होंगे, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों में अंतर है। परावर्तन में जिस माध्यम से किरण आती थी उसी में चली जाती, किंतु सतह से टकराकर, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक माध्यम से आने वाली किरण उसी माध्यम में तो जाती है किंतु अंदर से होकर दूसरी सतह से, उसके अंदर घुसने के बाद दूसरी सतह से परावर्तित होती है। अपवर्तित नहीं, परावर्तित होती है। चलिए ठीक इसी को ले लिया जाए। आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए, तब ये अपवर्तन कोण का मान इधर की तरफ, मतलब इसी में ही बढ़ जाए। क्रांति कोण से बड़ा हो जाए। धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाते 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 हमने क्रांति कोण प्राप्त किया, जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री था, जिसे हम क्रांति कोण कहते। फिर और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद ये किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। दैनिक जीवन में ये क्या क्या कार्य करता है, कहां कहां हमें दिखाई देता है और कैसे ये स्थितियां उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे कि जब किसी खिड़की
जब किसी खिड़की में दरार पड़ जाए, चटक जाए, शीशे की खिड़की हो और उसमें दरार आ जाए, तो वह तीव्र रूप से चमकता हुआ दिखाई देता है। शीशे के बजाय वह अधिक चमकदार होता है। कारण, जब शीशा चटकता है तो इसके अंदर वायु आ जाती है। हम अपने अपवर्तनांक के हिसाब से जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अधिक होता है। तो जब इस चटकने में या फटने में वायु घुस जाती है तो आने वाली किरण उसी माध्यम में, वायु विरल माध्यम होने के कारण उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर जाती है, जिससे ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, हीरा सबसे चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर और सबसे सघन पदार्थ हीरा होता है। हीरे का घनत्व तो सबसे अधिक होने के कारण यह चमकदार दिखाई देता है। ये भी एक कारण। दूसरा देखते हैं कि इसका अपवर्तनांक लगभग 2.4 या 2.5 के करीब होता है और इसका अपवर्तन कोण 24 अंश होता है। जब हम हीरे को विभिन्न सतहों पर काट लेते हैं तो हीरे में जब ये प्रकाश प्रवेश करता है तो दूसरी सतह से टकराने के पश्चात बार बार वह प्रकाश की किरण उसी पार्ट में घूमते रहती है, जिसके कारण हीरा प्रकाशित होता है। तीसरा है पानी के बीकर में। तीसरी, पानी के बीकर में एक बीकर ले लें, एक खाली परत नली उसमें डाल दें, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा चमक या लहरों पर जो उठने वाली चमक सूर्य की रोशनी इसके अनुसार पड़ती है, वैसा चमक इसमें दिखाई देती है। कारण, जल का अपवर्तनांक कुछ और है, कांच का अपवर्तनांक कुछ और है, ये खाली परत नली है, इसमें वायु बड़ी है, इसलिए उसका अपवर्तनांक कुछ और है। जब इससे होकर के प्रकाश किरणें वायु में पहुंचती हैं तो विरल माध्यम के कारण वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, जिससे ये बीकर में पड़ी हुई परत नली तीव्र रूप से चमकती हुई दिखाई देती है। कारण वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा देखते हैं कालिक पुते। एक गोले को लेते हैं और इसे इस पर कालिक पोत दें। कालिक पोत देने के बाद इसे किसी जल में, बाल्टी में, बीकर में डाल दें तो ये चमकदार दिखाई देता है। सेम होने के कारण, कालिक पुते होने के कारण पानी इसके संपर्क में नहीं आता, जिससे वायु कुछ भाग रह जाते हैं और वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर जाता है, जिसके कारण ये चमकदार दिखाई देता है। पांचवा, रेगिस्तान में। जब हम रेगिस्तान में किसी पेड़ को देखते हैं तो ये हमें उल्टा नीचे की तरफ दिखाई देता है। यहां हम खड़े हो और ये हमें उल्टा नीचे की तरफ दिखाई देता है। कारण क्या है? हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर वायु हल्की होकर के ऊपर होती है। रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में तेज गर्मी होने के कारण सतह पे उपस्थित वायु का जो लेवल होता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ सघन हो जाता है। जैसे नीचे की तरफ विरल और ऊपर की तरफ सघन होने लगता है। अब दो माध्यम बन गए, सघन है, विरल। जब सघन और विरल माध्यम से होकर आने वाला प्रकाशीय किरण हमारे पास पहुंचता है तो ये हमें ऊपर की तरफ उठे पौधे को नीचे की तरफ पूर्ण
कहते हैं, मतलब भूल भुलैया। कभी कभी आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि तारकोल से सनी हुई सड़कों पर तेज गर्मी के दिनों में हमें लगता है कि आगे पानी है, ये भ्रम उत्पन्न होता है, किंतु पानी होता नहीं। जो सड़क की सतह ऊंची नीची होती है, तीव्र गर्मी के कारण, हीट होने के कारण वायु की सतह जो हो जाती है विरल हो जाती है और ऊपर की तरफ सघन हो जाती है, और आंखों को कूड़ा परावर्तन के कारण एक भ्रम पैदा कर देती है, जिससे हमें सड़क पर जल का आभास होने लगता है। ठीक इसी का उल्टा ठंडे प्रदेशों में हमें पानी में चलती हुई जहाज ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है। जहाज अगर इस अवस्था में है, इसका डंडा ऊपर की तरफ है, तो ये हमें ऐसे आसमान में सीधे उल्टे दिखाई देती है ना। कारण ठंडे प्रदेशों में बर्फ की सतहें या उच्च ठंडी होने के कारण धरातल का ये जो वायवीय भाग है ये बहुत सघन हो जाता है, और ऊपर उठने के बाद ये विरल हो जाता है। जब हम इसको देखते हैं इस अवस्था में, तो ये हमें ऊपर की तरफ उल्टा दिखाई देता है। यह भी कोण परावर्तन के कारण होता है। तो अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तनांक से संबंधित सारी चीजें पढ़ चुके। अब हम अगले वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।